आखिरकार क्यों अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, बिहार चुनाव में फिर सिद्ध हो गया है। जिस 25 साल की लड़की मैथिली ठाकुर की टिकट को लेकर अनुपम जी तमाम वाद विवाद हुए थे। कहा जा रहा था कि एक 25 साल की लड़की को टिकट दे दिया, पार्टी ने भी बड़ा आरोप लगाया, लेकिन उसी 25 साल की लड़की ने बिहार की धरती पर वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ है। मैथिली ठाकुर का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पूरा वोटिंग हो चुका है, जितने राउंड थे 25 वो भी अनुपम जी खुल चुके हैं। क्या खबर है, क्या इतिहास मैथिली ठाकुर ने बिहार में रचा देखिए, है? 25 साल की उम्र में पहली बार मतलब डेब्यू में ही एक बड़ी जीत 11,730 वोटों से मैथिली ठाकुर ने हासिल कर ली है। अब मैथिली ठाकुर के इस जीत का हम विश्लेषण करेंगे तो दो तीन बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला क्या, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया कि चूंकि वो मिथिला की, वो जहाँ से चुनाव लड़ रही थी वो मिथिला में आता है, और उसकी वजह से मिथिला में पाग आप समझते हैं, देखिए उन्होंने पहन रखा है, ठीक, जिसे सिर पे पहनाया जाता है, वहाँ पर मतलब किसी का आदर सत्कार करते हुए पाग पहनाया जाता है। तो उनके ऊपर एक नैरेटिव चला कि उन्होंने पाग का अपमान किया। उसमें दरअसल किसी ने कुछ दिया था खाने के लिए, तो पाग में रखकर वो खाने लगी थी, और वो छोटा सा एक क्लिप बहुत वायरल हो गया था, जिसकी वजह से उनको बताया गया कि आपको मिथिला के कल्चर नहीं पता। दूसरी चीज़, उनके पिता पर आरोप लगाया गया कि तुम तो डर कर भाग गए थे, और अब तुम बाद में जाकर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगी तो तुम बिहार के बाहर बस गए। लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया कि जंगल राज की वजह से छोड़कर चले गए थे, वो झूठा था। तो पब्लिक ने बताया कि नहीं, वो भी सच था। मैथिली ठाकुर के पिता जो आरोप अभी तक लगा रहे थे पिछली सरकार पर, नहीं लालू यादव के सरकार पर, वो आरोप सही था। और तीसरी चीज़ ये कि क्या 25 साल की लड़की तमाम अपने बुजुर्गों का या उनसे सीनियर जो नेता हैं जो कई सालों से जीतते आ रहे थे उनका सम्मान करेगी या नहीं। जो बीजेपी के सीटिंग, देखिए ये जो सीट थी ना, वो सीटिंग सीट थी, और यहाँ से आप देखेंगे तो बीजेपी के एक कैंडिडेट थे जो बहुत पहले से कई सालों से अलीनगर से जीतते आ रहे थे। और हुआ ये कि जब मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया तो सबसे पहले मैथिली ठाकुर को आशीर्वाद देने के लिए वही पहुंचे। मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, वही पहुंचे, और नतीजा ये रहा कि मैथिली ठाकुर के प्रति एक जो प्रेम वाली भावना है वहाँ पर, कि हाँ बुजुर्गों को साथ लेकर ये चलेंगी, वो चीज़ें उभर कर सामने आई। और नतीजा क्या रहा कि मैथिली ठाकुर ने 11,730 वोटों से ये सीट निकाल लिया है। कुछ, हालांकि कुछ राउंड ऐसा चला जो थोड़ा सा टफ था मैथिली के लिए, लेकिन आखिर में जीत, एक अच्छी जीत और कंफर्टेबल जीत हासिल की है मैथिली ठाकुर ने। और सिर्फ 25 साल की उम्र में, तो उनके पास एक अच्छा अनुभव हासिल करने का मौका है, उनके पास बिहार के लिए कुछ करने का मौका है। और चूंकि वो लोक गायिका हैं, वो बिहार के कल्चर को समझ सकती हैं, समझा सकती हैं लोगों को अपने गानों के माध्यम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे पहले भी कई कलाकार जीत कर आए, लेकिन कलाकार जीत कर जब आते हैं तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो बिहार के कल्चर को डेवलप करेंगे। मैथिली ठाकुर से भी यही उम्मीद है। बाकियों की तरह वो मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठने की जगह वो कुछ अच्छा करेंगी। वो अलीनगर के लिए, दरभंगा के लिए, मधुबनी के लिए अच्छा करेंगी, ये उनसे लोगों ने उम्मीद लगाई और इसलिए उन्होंने वोट किया। जो इनकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर रहा, उस पर हम आते हैं। वो फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा कि एक तो इनके चेहरे में, इनके साथ भी स्टारडम था। ये इतनी पॉपुलर हैं कि, अच्छा दूसरी चीज़ कि देखिए, अब दो पॉपुलैरिटी का हम कंपैरिजन करेंगे। पहला, खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी, उनके साथ भी स्टारडम है। दूसरा, मैथिली ठाकुर के साथ भी था। लेकिन खेसारी वाला जो स्टारडम था, वो किस चीज़ के लिए था? वो कुख्यात स्टारडम है, वो अश्लीलता के लिए बड़ा बदनाम है, वो कल्चर को दूषित करने के लिए बड़ा बदनाम है। लेकिन जो मैथिली ठाकुर के साथ स्टारडम आया, वो अपने लोक गानों को, लोक गीतों को प्रचलित करने के मामले में आया। मैथिली ठाकुर की आवाज़ के कई दीवाने हैं लोग। मैथिली ठाकुर के कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ती है, उससे उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाइए। हालांकि भीड़ खेसारी लाल यादव के को भी देखने पहुंचती है, लेकिन दोनों में फ़र्क मैंने आपको समझाया कि एक को लोगों ने जोड़ कर देखा कि हाँ, इसके चेहरे में, इसके मतलब इसके पास बिहार के लिए कुछ कर दिखाने का एक मौका हो सकता है, हुनर है। तो इसलिए मैथिली ठाकुर को लोगों ने जिता दिया और खेसारी लाल यादव को लोगों ने नकार दिया। अनुपम जी, पूरा मैप हमारे पास सिस्टम है उस विधानसभा का, अलीनगर विधानसभा यहाँ जोड़ा जा सकता है कि मधुबनी में ही आता है। मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर देखा जाता है। 25 राउंड की वोटिंग क्लियर हो गई, दर्शकों को बड़े आराम से समझाते हैं पूरा समीकरण किस तरीके से मैथिली ठाकुर की यहाँ जीत हुई है। करीब 11,700। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ।
अब देखिए, आप देखते चलिएगा, यहाँ पर जो ये पूरा इलाका था अलीनगर का, यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो मुस्लिम आपने बताया, वो हालांकि प्रभाव रखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मैथिल ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बड़ा प्रभाव रखते हैं। जैसे कि विप्लव कुमार चौधरी जनसुराज से उतरे थे, विनोद मिश्रा आए। अब देखिए यहाँ पर 2800 वोट लेकर आए हैं कौन, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो कि तीसरे नंबर पर रहे, और वो मुस्लिम कैंडिडेट थे सैफुद्दीन अहमद। अब इसके अलावा आप जितने लोग हैं इसमें, आप जितने लोगों को देखेंगे, एक यहाँ पर और इंडिपेंडेंट आम आदमी पार्टी, आम जनता प्रगति पार्टी, अब ये एक नई पार्टी, नया नाम सुन रहे होंगे आप, यहाँ पर भी एक मुस्लिम कैंडिडेट उतरे, 671 वोट, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा। हाँ, जो मैथिल ब्राह्मण समाज के लोग थे उनका प्रभाव यहाँ दिखता है, तो वो आप यहाँ पर वोटों में देख सकते हैं। आरजेडी से कड़ी टक्कर मिली, विनोद मिश्रा से इनको कड़ी टक्कर मिली, और 73,185 वोट वो भी लाए, विनोद मिश्रा भी लेकर आए, लेकिन मैथिली ठाकुर को हरा नहीं पाए। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो 11,730 वोटों का जो एज मिला, जो इस पर लीड मिली, वो सिर्फ मैथिली ठाकुर के स्टारडम के दम पर मिली। और बीजेपी बहुत दिनों से इसकी कोशिश कर रही थी कि एक ऐसा प्रभाव बनाया जाए। देखिए, इस बार के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा सोच समझकर टिकट बंटवारा किया। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अप्रत्याशित रूप से किसी उम्मीदवार को चुना गया और उसको उतारा गया। उसको उतारने के पीछे बीजेपी का मकसद ये था कि वो एक तरीके से एक चुंबकीय आकर्षण का काम करे, मतलब वो अपनी सीट पर तो जीते ही, अपने आसपास की जितनी सीटें हैं वहाँ पर भी उसका जो उसके पर्सनालिटी का प्रभाव है वो दिखे। वही हुआ है यहाँ पर पूरे मधुबनी में, दरभंगा के हिस्सों में वही हुआ है, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि एक अच्छी जीत मिली है। अनुपम जी, रूबिका लियाकत के साथ मैथिली ठाकुर का एक इंटरव्यू होता है जिसमें एक बड़ा बयान चुनाव से पहले जिस तरीके से राम विरोधी बयान केसरी लाल यादव ने दिया था, दुनिया ने सुना था, उनको कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता दिख रहा है। यहाँ मैथिली ठाकुर ने एक बयान दिया था खुली जीप से रूबिका लियाकत के सामने कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होगा जो अली नगर विधानसभा, जिस नाम से मेरा विधानसभा जाना जाता है, मैं उसे सीता नगर करूँगी। क्या लग रहा है ये कहीं ना कहीं मैथिली का वो बयान जो फायदेमंद साबित हुआ है इस चुनाव में? देखिए, पूरा मिथिलांचल है ना, वो अपने आप को माता सीता से कनेक्ट करता है। माता सीता का जो धाम है, जानकी धाम, वो सीतामढ़ी में है। और ये मतलब इसको आप संयोग कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल उसका उद्घाटन भी किया, जिसमें खुद पीएम तो नहीं जा पाए थे लेकिन अमित शाह पहुंचे थे, पुनौरा धाम जिसको कहते हैं, उसका उद्घाटन भी किया। और सीतामढ़ी से चूंकि कनेक्ट होने के कारण, और भगवान राम का वो ससुराल भी कहा जाता है एक तरीके से, तो लोग भगवान राम से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। उस चीज़ का प्रभाव वहाँ दिखता है, उनके रहन सहन, पहनावे में, शादी ब्याह में, हर जगह पर जब आप जाएंगे तो माता सीता, माता जानकी को सबसे आगे रखा जाता है। यही चीज़ जो ये मतलब एक सेंटिमेंट है वहाँ के लोगों का, इस चीज़ को चूंकि मैथिली ठाकुर, मैंने आपको कहा कि वो लोक गायिका हैं, तो उनको ये पता है, अपने गायन के माध्यम से वो इस सेंटिमेंट को समझ चुकी थी, और इसका उन्होंने इस चुनाव में भरपूर इस्तेमाल किया और पब्लिक ने दिया। और दूसरी चीज़ कि देखिए, अली नगर का नाम चेंज करने को लेकर ये कोई नया इशू वहाँ पर नहीं था, ये एक पुराना इशू है, कई बार ये मांग उठाई गई, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को, इन सारी मांगों को ऐसा समझते हैं कि ये फिजूल की चीज़ें हैं, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। लेकिन वहाँ के पब्लिक में एक डिमांड है, ये एक सेंटिमेंट है कि अली नगर नाम नहीं होना चाहिए, उसका माफ़ करिए, उसका नाम बदलना चाहिए। तो उस सेंटिमेंट के तार छेड़कर मैथिली ठाकुर ने एक अच्छा लीड लिया और पब्लिक के बीच एक अच्छा मैसेज भी किया। हालांकि मीडिया में भले इनकी खूब आलोचना हुई कि मैथिली ठाकुर ने ऐसा कह दिया, योगी के तर्ज पर, अभी जीती नहीं लेकिन योगी के तर्ज पर सोचने लगी, बीजेपी आती है तो नाम बदलने लगते। नहीं, पब्लिक की ये डिमांड है, बीजेपी की डिमांड नहीं है, पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक की डिमांड थी, बीजेपी की ये डिमांड नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, ये पब्लिक की डिमांड थी, भारत के लोगों की डिमांड थी। ये शायद चीज़ें आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, जो विपक्षी दल हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। उसमें दो दल खास तौर पर, एक तो समाजवादी पार्टी और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल, दोनों एक तरीके से यादव कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, और इन दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा कि आप देख लीजिए, पूरे बिहार का जब आप रिजल्ट देखेंगे तो कह सकते हैं आप 50% यादव से ज़्यादा किसी ने वोट नहीं किया है महागठबंधन को, जबकि कायदे से वोट करना चाहिए। लेकिन 50%, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, तकरीबन 50% ही यादवों ने उनको वोट किया है।
अब उसमें भी ये चमत्कार कहेंगे, हाँ 50% तो किया ना, लेकिन वो किस काम का आपके, जिस पर आप अपना हक जताते थे, वो समुदाय आपसे आधा अलग हो चुका है, आधा से ज़्यादा बल्कि आप कहिए तो अलग हो चुका है। अब सोच कर देखिए मुकेश सहनी को माफ़ करिएगा, मुकेश सहनी को एक भी सीटें नहीं आई, और वहीं उल्टा आप जाकर देखिए एनडीए में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट करीब 91-92% का है। दोनों ऐसी पार्टियां हैं, मुकेश सैनी भी वैसे ही एक रीजनल पार्टी के चेहरे हैं, चिराग पासवान भी रीजनल पार्टी के चेहरे हैं, बल्कि आप अगर कद का माफ करिएगा, अगर कद का कंपैरिजन करेंगे तो मुकेश सहनी का कद तो इस चुनाव में बढ़ा दिया गया था, उनको तो डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था, उनका तो और चमत्कार होना चाहिए था और कुछ मिरेकल कर देते वो, लेकिन हुआ क्या, उनकी झोली में एकदम शून्य बट्टा सन्नाटा आया। तो ये चीज़ आरजेडी नहीं समझ पाई, कांग्रेस नहीं समझ पाई, और सबसे बड़ी बात कि जितने दल इनके साथ बैठे थे, इन दोनों पार्टियों के साथ बैठे थे, उनमें से कोई भी ये बात समझ नहीं पाया। नतीजा की जीत हुई। अब देखिए 25 साल, जिस लड़की को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जिसका परिवार का कोई, एक तो क्या ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है कि एक ऐसी लड़की जिसको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, जिसके पिता, दादा, चाचा, नाना, ताऊ कोई आज तक राजनीति में नहीं रहा, दूर दूर तक जिसका राजनीति से कनेक्शन नहीं रहा, जो अपने आप को ये समझता है कि वो सिर्फ राजनीति से बचने के लिए ही बिहार छोड़ कर गया, उसको बीजेपी लेकर आती है और 25 साल की उस लड़की का करिश्मा देखिए कि वो जीत जाती है। ये चीज़ देखिए, इस चुनाव में सीखने के लिए बहुत चीज़ है आरजेडी के पास। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि अगर तेजस्वी अभी भी अहंकार में हैं कि अब चूंकि मैंने देखा उनके प्रवक्ताओं ने क्या लिखा है, सोचिए कि सारी चीज़ें उनके हिसाब से हुई। एसआईआर पर लोगों के नाम काट दिए गए, उसमें भी वक्त मिला, लोगों के नाम जोड़ने का भी वक्त दिया गया, उनके हिसाब से चीज़ें चली। सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज कहा गया, चुनाव आयोग ने उसको भी एक्सेप्ट किया, उसके बाद नाम जोड़े गए, सब कुछ हुआ। अच्छा, लेकिन उसका करिश्मा देखिए कि माफ़ करिएगा, जब 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी जीत गई तो उनकी दो प्रवक्ताएं जो बहुत ज़्यादा टीवी डिबेट में बैठती हैं और बहुत ज़्यादा बोलती हैं, उन दोनों प्रवक्ताओं ने चुनाव आयोग पर फिर सवाल उठा दिया। जो ज्ञानेश्वर कुमार हैं, उनको तुम तड़ाक पर उतर आई ये पार्टी, उनका सम्मान भूल गई ये पार्टी, जबकि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने मतलब वो किसी सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं करती है। इसके बाद भी ईवीएम चेक कराया गया, आपके लोगों की निगरानी में, उनकी मौजूदगी में सारे ईवीएम को मतलब पहुंचाया गया जहां पर काउंटिंग होगी। लेकिन इसके बाद भी आप इस तरह से सवाल उठा रहे हो और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गलत कर दिया। तो ये था, ये 25 साल की लड़की की जीत आप नहीं बचा पा रहे हो। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, अगर वो इस लहर में जीत गया तो इसका मतलब सीधा है कि आप में ही कोई कमी है। दोस्तों, फिलहाल अलीनगर की धरती पर मैथिली ठाकुर ने भगवा लहरा दिया। जिसको टिकट मिला था तो कहीं ना कहीं विरोध हुआ था, लेकिन अमित शाह की सोच, अमित शाह का जो दिमाग था वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। पुराने प्रत्याशी आरजेडी के विनोद मिश्रा को मैथिली ठाकुर ने हार से सबक सिखाया है। कमेंट बॉक्स दर्शकों आपका इंतजार कर रहा है। मैथिली ठाकुर की जीत पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। धन्यवाद।